ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। मिर्जा गालिब का बहुत मशहूर शेर है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जी हाँ, आज सारी दुनिया की ज़बां पर यही सवाल है कि कोविड-19 संक्रमण से छुटकारा पाने की दवा क्या है। सभी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब कोरोना काल कवलित हो जाएगा। पर जब तक वो घड़ी नहीं आती, तब तक के लिए एहतियात और सावधानी को ही संक्रमण से बचने का मूल मंत्र समझें। मास्क लगाएं और नियमों का पालन करें। नमस्कार, कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार प्रियंका जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। कोटेचा जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे हमने शुरू में ही कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 का टीका और दवा विकसित करने में लगी है। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। विशेषकर अगर अपनी पारंपरिक औषधियों पर ध्यान देते हुए आयुष मंत्रालय भी आयुर्वेद की कुछ औषधियों के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए तैयार है। तो हम जानना चाहेंगे कि वे औषधियां क्या हैं और उनमें क्या गुण हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि जब हम इलाज की बात करते हैं, कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं, तो इसके बहुत सारे गोल्स होते हैं कि हम किस लिए ये कर रहे हैं। और हमारे मन में ये होता है कि हम इसका कोई वायरस को इनएक्टिवेट करने का कोई पक्का इलाज मतलब वो खोज रहे हैं। एक्चुअली इसके वायरस के साथ लड़ने के लिए बहुत सारे पक्ष हैं। जैसे आपने मुझे पूछा कि ऐसे कौन सी औषधियों पर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इम्यूनो मॉड्यूलेशन के एक्टिविटी जो है उस पर काम कर रहे हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए, कि जो लोग फील्ड में हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं या जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है या हॉटस्पॉट में रहने वाले लोग हैं, वो उनको यदि हम कुछ इंटरवेंशन करते हैं तो क्या उनको ये रोग न हो या हो तो बहुत माइल्ड सिम्टम हो या वो जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे इस प्रकार के इंटरवेंशन के ऊपर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और उसमें हमने कुछ औषधियां आइडेंटिफाई करी है। जैसे हम सब अश्वगंधा के बारे में जानते हैं। अश्वगंधा एक औषधि है। एक गुडुचि है, इसको गिलोय भी बोलते हैं हम पॉपुलरली जी। और एक है यष्टि मधु, जिसको हम अपने सादी भाषा में जो हम आपस की बोलचाल की भाषा में बुलेट ही बोलते हैं, यष्टि मधु। और एक हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है आयुष 64। ओरिजिनली हमने इसको मलेरिया के लिए इन्वेंट किया था, उसको रिपर्पजिंग कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं। तो ये 4 औषधि पर तो लार्ज स्केल इसको हम कहते हैं कि ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स 2 तरीके से करेंगे। तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो इम्यूनोमॉड्यूलेशन वगैरह देखने के लिए, जैसा मैंने बताया, और दूसरा एड ऑन थेरेपी के लिए जो स्टैंडर्ड केयर है, जो कोविड-19 के पेशेंट है माइल्ड सिम्टम वाले या मॉडरेट सिम्टम वाले, उनको देख करके क्या उनको हम तेजी से रिकवर कर सकते हैं कि नहीं। इसलिए इन 4 औषधि को उस तरीके से भी हम देखेंगे। तो ये एक पूरा पक्ष है जो उसको हम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के माध्यम से देखना चाहते हैं जी। और अब अगर हम ये देखें तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुर्वेद के अलावा यूनानी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, होम्योपैथी भी है जिस पर बल दिया जाता है। तो होम्योपैथी में भी ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जिन्हें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव में कारगर बताया जा रहा है। जी, असल में होम्योपैथी में एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है जीनस एपिडेमिकस का। जैसे होम्योपैथी एपिडेमिक्स को स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से देखती है और उसके अनुसार उसका सोल्यूशन खोजने के प्रयत्न करते हैं। तो उस दृष्टि से होम्योपैथी में भी बहुत सारे शोध हो रहे हैं। होम्योपैथी में कुछ मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के पेशेंट पर एड ऑन थेरेपी के रूप में होम्योपैथी की कुछ दवाओं का परीक्षण शुरू हो गया है। और हम लोग, जैसे मैंने आपको प्रोफाइलैक्सिस के लिए बताया, ऐसे होम्योपैथी के प्रोफाइलैक्सिस पर भी देश भर में अलग अलग स्थानों पर स्टडी शुरू हुए हैं। ऐसे ही यूनानी में शुरू हुआ है, ऐसे ही सिद्धा में शुरू हुआ है। तो मतलब मैंने आपको जो 4 कैंडिडेट बताए वो एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन जिसको रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं वो है। बाकी लार्ज स्केल ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऐसे देश भर में हम लगभग 5 लाख लोगों पर
हम स्टडी करने वाले अलग अलग औषधि के, वो यूनानी भी हो सकता है, आयुर्वेद भी हो सकता है, सिद्धा भी हो सकता है, सोवा रिगपा भी हो सकता है। सोवा रिगपा जो अपनी पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में जो पद्धति है, जो तिबेटन मेडिसिन के रूप में भी हम इसको कभी कभी समझते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के डिफरेंट इंटरवेंशंस पर हम लोग शोध कार्य कर रहे हैं। मूल हेतु क्या है कि हम कैसे इस कोविड के ऊपर हम आयुष क्षेत्र के माध्यम से हम हेल्प कर सके। बिल्कुल, पारंपरिक औषधियों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। जैसे आपने वो हमें बताई औषधियां, अश्वगंधा है या गिलोय है, तो वो आमतौर पर भी कहा जाता है, सलाह दी जाती है लेने के लिए। तो क्या उसे एक आम व्यक्ति को भी लेना चाहिए अपनी डेली रूटीन में? इसके ऊपर बहुत सारे शोध हुए हैं। ये औषधियां जो है, इसको आयुर्वेद में रसायन औषधियां कहते हैं जी। और रसायन औषधि का मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाती है, इम्यूनिटी को रिस्टोर करती है, और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। जैसे गिलोय है तो उसको वयोस्थापन कहा है, वयोस्थापन विच रिस्टोर्स द एजिंग। और ये कहने की बात नहीं, उसको बहुत सारे प्रयोग भी हुए हैं। तो साधारणतया लोग इसको स्वस्थ रहने के लिए अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप ऐसा कोई भी औषधि लें, आप रेगुलर मेंटेनेंस के लिए भी लें, तो अपने आयुष चिकित्सक से बात करें। यदि आप होम्योपैथी लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी के चिकित्सक से बात करनी चाहिए, उनकी सलाह से लेना चाहिए। आयुर्वेद के लेना चाहिए, आयुर्वेद के चिकित्सक से बात करनी चाहिए जी। आयुष मंत्रालय ने भी कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। हम जानना चाहेंगे उसके मुख्य बिंदु आप एक बार हमें बताएं। मुझे ये बताते हुए अत्यधिक खुशी है कि ये जो एडवाइजरी, इम्यूनिटी प्रमोशन की एडवाइजरी है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एंडोर्स किया अपने ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से, और बाकी उन्होंने राष्ट्र के साथ जब संबोधन किया तब भी उसका उल्लेख किया, मन की बात में भी उसका उल्लेख किया। और ये मजे की बात यह है कि ये सेल्फ केयर गाइडलाइंस है, इसमें कोई कुछ ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। मैं जब दूरदर्शन के साथ बात कर रहा था तो मुझे उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा लगता है जैसे दादी नानी के नुस्खे हैं, लेकिन ये विज्ञान के ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। तो उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमने सजेस्ट किया कि पूरे दिन सिर्फ गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा पानी ना लीजिए। फिर हमने ये कहा कि रोज या थोड़ा कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम, ध्यान करें, बाकी व्यायाम भी करें, लेकिन 30 मिनट के लिए योग प्राणायाम का प्रयोग जरूर करें। फिर हमने ये भी सजेस्ट किया कि घर में जो अपने जो मसाले हैं उसके बहुत वैज्ञानिक प्रमाण है उसके ऊपर, जैसे हल्दी है, जीरा है, धनिया है, लहसुन है, इन मसालों का भोजन में प्रयोग करें, ताजा भोजन लें, ये हमने बताया। और हमने एक काढ़ा, तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उसमें कहा कि ये आयुष मंत्रालय का काढ़ा जरूर ले। तो ये काढ़ा क्या है, तो आपको अच्छा लगेगा सुन करके, बहुत सिंपल है कि तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ, उसको उबाल के थोड़ा मुनक्का डाल करके हम कहते हैं कि इसको आप लीजिए चाय की तरह। उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। और एक हमने हल्दी वाला दूध भी बताया, गर्म दूध में हल्दी डाल करके आधा चम्मच, वो बताया। एक हमने च्यवनप्राश भी सजेस्ट किया। च्यवनप्राश के ऊपर भी बहुत सारे शोध हुए हैं इम्यूनिटी को रिस्टोर करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और कुछ छोटी छोटी प्रक्रियाएं बताई, सामान्य प्रक्रियाएं, कि जैसे नाक में तिल का तेल या नारियल का तेल या घी लगाएं। असल में देयर आर सो मेनी एविडेंसेस कि हम लोग ऑयल मीडिया जो नाक के पास लगाते हैं तो फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन बॉडी शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते, एपिथेलियल सेल्स पर उसका आक्रमण नहीं हो पाता। तो इसको संस्कृत में प्रतिमस नस्य बोलते हैं, सुबह शाम ये तेल लगाना नाक में। एक हमने ये भी बताया कि 1 चम्मच तिल या नारियल का तेल को मुंह में रखें और उसको 2-3 मिनट घुमाएं, मुंह में ही घुमाएं, उसका गरारे न करें। ये भी एक दूसरा परिप्रेक्ष्य जिससे एंट्री पॉइंट पर हम इसको रोक सकते हैं। और कभी मान लीजिए किसी को गले में खराश वगैरह हो गया, आजकल भय बहुत है कि भाई जरा सी खांसी हुई तो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो अधिकतर मामले में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मौसम खराब चल रहा है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी बरसात आ जाती है, कभी एकदम गर्मी हो जाती है। तो ऐसा कुछ साधारण खांसी हो, गले में खराश हो, तो हम कहते हैं कि कोई दिन में एक बार अजवाइन डाल करके पानी की भाप ले लीजिए या पुदीने के पत्ते की भाप ले लीजिए। हमने ये भी कहा एडवाइजरी में कि ऐसा खांसी लगे तो लौंग का पाउडर में थोड़ा गुड़ मिला करके, शहद मिला के दिन में 2-3 बार भी इसको ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रहना चाहिए कि ये इसके लक्षण बने रहते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसको बहुत दिन तक खींचते नहीं रहना चाहिए। ये जरूर सबको ध्यान देना चाहिए। जी राजेश, और ये ना आपने देखा होगा कि ये
स्वास्थ्य से जुड़ा विज्ञान होने के कारण ये प्रकृति के सब साधन है जी, उसके ऊपर इसको जोर दिया गया। और खासकर जो डेली रूटीन में हम जो काम में आती हैं चीजें वही हैं, एक तरह से हमारी रसोई में मौजूद रहती है, अपने आप हेल्प कर सकते हैं जी। इसलिए इसका नाम भी हमने सेल्फ केयर गाइडलाइन दिया जी। और ये भारत की सभी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ और विश्व की 8 भाषाओं में, यूएन की सभी 5 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ और दुनिया भर में इसका काफी इसको एप्रिशिएट किया गया, प्रचार प्रसार भी हुआ। और अभी हम एक खास बात कर रहे हैं इस एडवाइजरी के ऊपर कि इस एडवाइजरी का इतना ज्यादा वो लोगों ने इसको फॉलो किया तो हम इसका इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं। 50 लाख लोगों पर एक स्टडी कर रहे हैं और हमने एक आयुष संजीवनी करके एप्लीकेशन लॉन्च करी है, आयुष संजीवनी जी, उस पर भी बात करते हैं। हाँ जी, अब पहले अपने श्रोताओं को जोड़ लेते हैं कार्यक्रम में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। इसके अलावा एक और नंबर है 011-2331-4444। और हमारे साथ हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के शहडोल से संजू साहू जी। हेलो। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हाँ संजू जी, नमस्कार जी। सर, मेरे 2 सवाल हैं जी। मेरे पहला सवाल ये है कि जिनको कोरोना से जो मुक्त हो गए हैं तो क्या इनके दोबारा के होने की चांस है? दूसरे सवाल ये है कि मतलब जो मजदूर जो काम करने गए हैं तो उनको सरकार अच्छे से ध्यान नहीं दे रही। आज हमारे शहडोल जिले के मजदूर सर मारे गए हैं औरंगाबाद में, तो हमको बहुत दुख हुआ सर। तो जी, आपके दुख में पूरा राष्ट्र इसमें आपके साथ भाग ले रहे हैं। मतलब हम सब दुखी हैं, जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और दूसरा एक आपने जो कहा कि ये कोरोना से यदि कोई मुक्त हो गया तो उसके लिए उनकी वापस होने की संभावना है कि नहीं। ऐसा है भाई साहब, ये कोरोना वायरस का जो ये स्ट्रेन है उसके बिहेवियर के बारे में अभी लोगों को बहुत जानकारी नहीं है। उसके बारे में पक्का कहना कि होगा या नहीं होगा ये मुश्किल है। लेकिन इस श्रेणी के जो दूसरे वायरस है वो उसका जैसे सार्स वगैरह उसके वायरस दूसरे होने से एक बार हो गया तो फिर नहीं होता, ऐसा देखा गया है। लेकिन इस वायरस के बारे में अभी भी इसका स्टडी चल रहा है और ये बताना मुश्किल है कि फिर नहीं होगा, ये अभी नहीं बता सकते। जी राजेश जी, आप हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन की, आयुष संजीवनी ऐप जो लॉन्च हुआ है, तो ये ऐप क्या है और उसको डाउनलोड करने का क्या फायदा है? असल में क्या है ना कि ये ऐप जो है उसमें एक तो विशेषता ये कि ऐप डाउनलोड करने से आयुष की जो ये सब एडवाइजरी जो मैंने अभी आपको बताई, आपसे शेयर करी, वो सब वहां पर है। फिर उसमें हम एक लोगों को एक हम्बल प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने ये एडवाइजरी का पालन किया तो आपका क्या अनुभव रहा। इस काइंड ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कितने दिन से कर रहे हैं, उससे आपको क्या लाभ हुआ। ये लार्ज स्केल पॉपुलेशन पर जब आप करते हैं तो उसके डाटा का वैल्यू बढ़ जाता है कि लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं और उनका अनुभव हम इसको ऐसे कैप्चर करते हैं कि उनको स्वास्थ्य में क्या फायदा हुआ, उनको भूख कैसी लगी, उनको निद्रा ठीक हुई कि नहीं, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक हुई कि नहीं, क्वालिटी ऑफ हेल्थ ठीक हुआ कि नहीं। और साथ में उनको रिवॉर्ड करते हैं। उसमें हमने एक क्वेश्चन रखा है कि आप सेल्फ असेसमेंट करिए कि आप अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हैं वो 5 स्टार है, 4 स्टार है या 3 स्टार है। तो एक प्रकार से रिवॉर्डिंग भी है बेस्ड ऑन द रिप्लाईज। उनको पता चलता है कि मैं ये सब जो पालन कर रहा हूँ उससे मेरा स्वास्थ्य ठीक होने की संभावना कितनी अच्छी है। तो ये एक प्रकार से इंटरेक्टिव काइंड ऑफ एप्लीकेशन है। उसमें हम किसी का पर्सनल डाटा नहीं लेते, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। आयुष मंत्रालय की जो एडवाइजरी है या इंटरवेंशन है, इससे क्या होगा कि भविष्य में अपने इस प्रकार के किसी प्रकार के जो आपदा है उसमें स्ट्रेटेजी बनाने में भी हेल्प मिलती है। एक विज्ञान के आधार पर हम प्रस्थापित कर लेते हैं कि लोगों ने यदि इसका पालन किया तो लोगों को लाभ हुआ या नहीं हुआ। जी, मध्य प्रदेश से ही जुड़े हैं गुना से मांगे लाल जी। हेलो। हेलो, नमस्कार दीदी। नमस्कार। प्रश्न पूछिए। मैं गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ। सर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कोविड-19 बीमारी का जो मरीज होता है, मतलब जो कीटाणु होते हैं, वो इसका स्वरूप कैसा होता है और स्वस्थ मनुष्य में जब वो प्रवेश करता है तो कितनी संख्या में उसके कीटाणु होते हैं? मतलब ये आपका प्रश्न बहुत वैज्ञानिक प्रकार का है मांगीलाल जी, आपको मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक्चुअली जब हम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, एमीबा का इन्फेक्शन होता है। तो ये एमीबा जो है वो
बड़ी साइज का होता है, एक कोष के बराबर, एक सेल के बराबर उसकी साइज होती है। बैक्टीरिया उससे छोटा होता है, वायरस इससे बहुत छोटा है। वायरस के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं कि वायरस एक जीवित कीटाणु है। वो कीटाणु नहीं है। वायरस जो है वो आरएनए का वायरस है। ये तो ये न तो ये जीवित कोई कीटाणु है, न ये कोई जो जीवित नहीं है, इसके बीच वाली स्थिति है, ऐसा कह सकते हैं। और उसका जो साइज है वो माइक्रोग्राम में, यदि आप इसको देखें तो 40 से लेकर के 110 माइक्रोग्राम। और इसको हम ऐसे यदि देखें, एक बैक्टीरिया के साथ इसको कंपेयर करें तो एक बैक्टीरिया के अंदर लगभग ऐसे 2000 वायरस जितना इसका छोटा साइज होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देख सकते हैं। और ये हमारे शरीर में जो ओपनिंग्स हैं, जैसे नाक है, आंख है, मुंह है, उसके माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। और ये एक छोटा सा आपके जो उंगली का जो टॉप होता है, टिप कहते हैं अंगुली की, उसके ऊपर एक टिप में ऐसे मिलियंस ऑफ वायरस आ सकते हैं। मतलब दसियों लाख वायरस इसके अंदर आ सकते हैं, इतना छोटा होता है। और वो शरीर में जाकर के अपने कोष है, रक्त कण है या बाकी कोष है, उसके अंदर वो घुस जाते हैं। और फिर अंदर से अपना डीएनए मटेरियल को वो स्क्वीज करके बाहर निकाल देते हैं और अब खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं। मतलब उनको वातावरण मिल जाता है बढ़ने का। ऐसा करके वो बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ा करके शरीर को एक प्रकार से मजबूर कर देते रोग के लिए। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है ना भाई साहब, वो उनको ये चीजें बहुत असर नहीं करती। इसलिए आपने देखा होगा कि जो खूब व्यायाम करते हैं या जो शारीरिक श्रम करते हैं और जो जिनका खान पान ठीक है, उनको एसिम्टोमेटिक, मतलब उनको लक्षण नहीं होते, वो ठीक हो जाते हैं। और जिनको कोमोर्बिडिटी का मतलब जिनको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या मोटापा है या हृदय की बीमारी है, उनको ये ज्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोध शक्ति जो शरीर की है वो ठीक नहीं होती, तो उनको ये ज्यादा दिक्कत होती है। जी हाँ, तो बहुत जरूरी है खासकर इस जो बीमारी है, इस संक्रमण से बचने के लिए कि आप अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखें और खासकर जो एडवाइजरीज जारी की गई हैं उसका पालन जरूर करें। दिल्ली से जुड़े हैं शिव कुमार जी। हेलो। नमस्कार शिव जी। जी, शिव कुमार बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछें। हेलो। आप सुन पा रहे हैं? आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मेरे 2 सवाल है मैम जी। मेरा एक सवाल तो ये है कि क्या प्रेग्नेंट महिला में कोरोना हो सकता है, और दूसरा ये है कि जैसे जो लॉकडाउन में जो ढील दी गई है, कुछ रियायतें दी गई है, तो इस दौरान कुछ कोरोना के जो पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी राजेश जी। शिव कुमार जी, ये आपका जो पहला प्रश्न है कि प्रेग्नेंट महिला को क्या हो सकता है कोरोना, निश्चित रूप से हो सकता है। छोटे बच्चे को भी हो सकता है, प्रेग्नेंट महिला को भी हो सकता है, सबको हो सकता है, ये तो निश्चित बात है। आपकी ये बात सही है कि जैसे लॉकडाउन में ढील हुई तो थोड़ा इसकी संख्या बढ़ सकती है क्या, वो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसको आप याद करिए। उन्होंने कहा था जान भी है और जहान भी है। मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम सब स्वस्थ रहें, और ये भी ध्यान रखना है कि सबका कुछ न कुछ कारोबार चलता रहे और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती रहे। वो व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए आवश्यक है। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए चलने की आवश्यकता है। हम सब लोगों को इतने दिन में ये ध्यान में आ गया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को क्या मायने है समझ में आ गया। हम लोगों को मास्क के बारे में पता चल गया, बारी बारी हाथ धोने के बारे में पता चल गया। तो ये सब चीजें जो है, ये एक प्रकार से लॉकडाउन की वैल्यू एडिशन है, और उससे हम लोग काफी सचेत हो गए सब लोग मिल करके। तो लॉकडाउन तो धीरे धीरे उसमें से बाहर तो आना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिना देश चलेगा नहीं। हम जानते हैं कि हम महीनों सालों तक घर में नहीं बैठे रह सकते, लेकिन ये बैलेंस बना करके यदि शुरू करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से हम काबू पा लेंगे। जी, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर संख्या बढ़ रही है, 56,000 से अधिक हो गई है, तो जो ठीक हुए हैं रोगी उनकी संख्या भी 16,540 हो गई है। जैसे उन्होंने गर्भवती महिलाओं की बात की थी, आपने कहा था उनमें भी आशंका रहती है कोरोना होने की, तो वो क्या विशेष एहतियात बरतें कि इससे संक्रमण न हो? आपको ध्यान होगा कि आपने भारत सरकार की एडवाइजरी में भी है कि 10 वर्ष से छोटी आयु के बच्चे, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के वरिष्ठ नागरिक और सगर्भा महिला, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इवन लॉकडाउन की छूट भी है तो उनके लिए छूट नहीं है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो घर से बाहर ना निकले, अपने आप को सुरक्षित रखें। यही इनका प्रिवेंशन करने का सबसे बड़ा माध्यम है। जी, गर्म पानी की भी जैसे बात हुई राजेश जी,
गर्म पानी पीने की हिदायत दी गई है, पर अब जैसे तापमान बढ़ गया है, गर्मियां आ गई हैं, तो मन चाहता है कि ठंडा पानी भी पिया जाए, तो क्या उसे लेना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी जो है वो ठंडा पानी टेम्पररी क्राइसिस करता है, मतलब वो टेम्पररीली हमारे सिस्टम को एक्सपोज करता है फॉर द एंट्री ऑफ सच काइंड ऑफ वायरसेस। तो गर्म पानी लगातार पीने से हमारे एंट्री पॉइंट्स को किसी प्रकार का शॉक नहीं लगता। तो अभी मुझे पता है कि हम सबको पता है कि हमें अभी गर्मी है, तो गर्म पानी कैसे अच्छा लगेगा। तो गर्म पानी से मेरा मतलब चाय जितना गर्म नहीं, सिर्फ रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कोसा पानी जिसको कहते हैं वो लेना चाहिए, ठंडा पानी तो नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ी सावधानी रखें इन सब छोटी छोटी चीजों को लेकर। छोटी चीजों की, हाँ, जी। अब जैसे हमने लॉकडाउन में जैसे ढील की बात हुई है, काम धंधे भी शुरू हो गए हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, मौसम गर्म है, वापस घर आते हैं, तो ऐसे में क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए? निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया कि अपने को जब लॉकडाउन में से धीरे धीरे बाहर आते हैं, सब एक्टिविटी शुरू होगी, तो अपने अपने घर से लेकर के जहां भी जाएं, अपने को ये निश्चित रूप से, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी, तो 1 गज की दूरी मिनिमम रखें, मतलब 1 मीटर के आसपास की दूरी रखें, और दूरी रखने के साथ अपने हाथ बारी बारी धोएं, सैनिटाइजर का अपने साथ सैनिटाइजर रखें, मास्क मुंह पर रखें, और ये सब लगातार करते रहें कि जरा सा कहीं बाहर गए, वापस आए तो तुरंत हाथ साबुन से धोया। उसके धोने की भी विधि है, निश्चित रूप से 20 सेकंड तक उसको लगातार अपने को साबुन की जाग में हाथ को मलना चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे, यही अभी के जो नॉन उपाय है वो यही है कि आपको अपने आप को और लोगों को इससे बचाना हो तो अपने सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, अपने को बारी बारी हाथ धोने पड़ेंगे, अपने को मास्क बांधना ही पड़ेगा अपने मुंह पर। इसका कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, करना ही पड़ेगा आप सब लोगों को इससे बचने। जी, मैंडेटरी हो गया, पार्ट ऑफ लाइफ हो गया अब हमारा, पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, कुछ महीनों तक तो करना ही पड़ेगा जब तक इसका सोल्यूशन नहीं आता। जम्मू से एक श्रोता जुड़े हैं, बंसीलाल जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरा सवाल यही है कि वैक्सीन बनाने में अभी कितना टाइम लगेगा जी? भाई साहब बंसीलाल जी, वैक्सीन बनाने में कितना टाइम लगेगा ये वैसी बात नहीं है कि हम जाके 1 किलो चीनी लेके आ गए, है ना भाई साहब। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने देश में बहुत सारी लेबोरेटरीज, अपना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अपने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स, अपने CSR के इंस्टीट्यूट्स, ये सब लोग अलग अलग प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं और बाकी देशों की अपेक्षा हमारे देश में इसमें काफी तेजी से आगे का काम हुआ है। और वो ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में ये वैक्सीन के ऊपर शोध हो जाएंगे, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू होने को है और दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन हमारा देश करीब करीब सबसे आगे है। तो कुछ महीनों में सोल्यूशन आने की संभावना है, लेकिन कब आएगा वो कहना मुश्किल है। हमारे यहाँ 2 फ्रंट्स में देखा जाए तो काम हो रहा है और खासकर पारंपरिक औषधियों पर भी रिसर्च हो रहा है, तो हम देखा जाएंगे कि 2 फ्रंट में हमारा देश आगे है। बुलंदशहर से जुड़े हैं सरदार सिंह जी। हेलो। हेलो। हेलो जी सरदार जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम, ये जो लोग मतलब कहने का किसान है, ये के बचाव के लिए भी कोई उपाय है? सरदार सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। सर, ये मतलब किसान आदमी जंगल में काम करता है और इसके बचाव के लिए भी मतलब कोई सुरक्षा, और ये लोग कहते हैं कि शराब जो है ये इसमें ये फायदा करती है, या क्या? सरदार सिंह जी, ये सब भ्रांतियां हैं। जो आपके पास जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से कोई दावा करता है तो वो ठीक नहीं है। शराब से कोई बच जाएगा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये एक्चुअली लोग अपने खुराफात करते हैं, खुराफाती लोगों का काम है ये। इसलिए मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपना जो PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसका एक फैक्ट चेक करके, मतलब आपके पास कोई सूचना है वो वास्तव में सही है कि नहीं, वो वहां जाके आप देख सकते हैं। उनका WhatsApp नंबर भी है, उसमें भी जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरा प्रश्न आपका है कि किसान लोगों के बचाव के लिए कुछ कर रहे हैं। भाई साहब, आपने देखा होगा कि ये अभी तक कोरोना का जो प्रभाव है ये अधिकतर शहरों में मिला है, गाँव में नहीं पहुंचा है। इसके लिए मैं गाँव के अपने जो ग्रामवासी लोग हैं उनका मैं अपने बधाई करना चाहता हूँ, उनका अभिवादन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जागरूक यही लोग हैं। वो अपना आप कभी किसी भी गांव में जाइए आजकल, तो गांव के बाहर ही आपको गांव के लोग ही
आपको रोकेंगे, बताएंगे, पूछेंगे आप कहाँ से आ रहे हैं, और वो सुनिश्चित करेंगे कि आप सभी पालना करें, आप क्वारंटाइन की पालना करें, तभी आपको गांव में एंट्री मिलती है। इसलिए किसान जंगल में काम करने जाएगा उससे उनको कोरोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोरोना तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने की संभावना होती है। जब आपके गांव में कोई कोरोना संक्रमित नहीं पहुंचेगा तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे बुआई का मौसम आता है, किसानों को भी बाहर शहरों में जाना पड़ता है अपनी फर्टिलाइजर्स लेने, उर्वरक लेने, खाद लेने, तो ऐसे में उनको क्या खास आप हिदायत देना चाहेंगे? उनको निश्चित रूप से एक चीज का एक ध्यान रखना चाहिए कि जैसे शहर में गए वापस आए तो उनको अपने जिस वाहन से गए उस वाहन को उनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए, साबुन वाले पानी से एक बार साफ कर देना चाहिए। अपने कपड़े, जिस कपड़े को पहन के गए उस कपड़े को घर के बाहर ही उतार के घर के बाहर स्नान कर लेना चाहिए, उस कपड़ों को गर्म पानी से धो लेना चाहिए, और अपने आगे आकर के अपने हाथ को फिर से एक बार साबुन से धो लेना चाहिए। और ये बिल्कुल छोटा सा उपक्रम है, लेकिन उससे आप बचे रहेंगे। और जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन करके जाइए, और ये मास्क भी एक ही एक रोज न पहनिए, कपड़े का मास्क भी ठीक है लेकिन उसको धोते रहिए, रोज धो करके इसको मास्क लगाना चाहिए। एक ही एक मास्क को बारी बारी लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि उसी को प्रयोग करना तो धो के करना चाहिए रोज। और सरदार जी, आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी भी अपने हर बुलेटिन में जो भ्रांतियां हैं उसके प्रति आपको सचेत कर रहा है लगातार। अयोध्या से जुड़े हैं इरशाद जी। हेलो जी साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। अरे हम पूछना चाहते हैं, ये घरेलू नुस्खा आप लोग बताते हैं, ये लोबान और कपूर, ये कहाँ तक काम करेगा इसमें, और कैसे इस्तेमाल करें इसको हम जिससे बचा जा सके कोरोना से? भाई साहब, लोबान और कपूर से बचा जा सके ऐसा कोई प्रमाण नहीं है ना। तो ये भी एक प्रकार का ऐसा ही न्यूज है कि लोग अपना बता देते हैं और अपने मन से ही कुछ धारणा बना लेते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लोबान से कोई कोरोना ठीक हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोबान से वातावरण शुद्ध होता है, ये बात तो सही है। कपूर से भी वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन ये इससे कोरोना से बच जाएंगे इसका कोई प्रमाण नहीं है। जी राजेश जी, जैसे हमारे देश की खासियत है कि बदलती ऋतुओं और मौसम के साथ साथ खान पान भी बदलता है, पर अब जैसे घर में हैं, गर्मियां हैं, तो क्या आहार लें जिससे इम्यूनिटी बढ़े, और ऐसे समय में जब बाहर से फल सब्जी खरीदते समय भी अब डर लगने लग गया है? जी, असल में ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि हमेशा ताजा भोजन लें जी, ये पहली बात है। दूसरा, गर्मी आ गई है तो मैंने जो मसाले कहा तो उन मसालों का मॉडरेशन में प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लहसुन कहा तो हम एक बार में 1 किलो लहसुन नहीं खा सकते, है ना, तो मॉडरेशन का ध्यान रखना चाहिए। ताजा भोजन के अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। प्रोटीन का मतलब हमारे परिवारों में जनरली दाल माना जाता है, दालें खूब खानी चाहिए, समय पर दालें लेनी चाहिए, समय पर भोजन, पर्याप्त पानी और पर्याप्त निद्रा और पर्याप्त व्यायाम। और भोजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भोजन के अंदर वैरायटी हो, एक ही एक चीज न लगातार लेते रहे। एक बार हमने रोटी ले ली, दूसरी बार चावल ले लिया, एक बार एक दाल ली, दूसरी बार दूसरी कोई चीज ले ली, तो मतलब एक ही एक चीज न लेके थोड़ा सा बदल करके लेते हैं तो शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पर्याप्त मिल जाता है, और इससे हम लोगों की इम्यूनिटी ठीक रहती है। इम्यूनिटी ठीक करने के लिए जैसे वो काढ़ा बताया, वो काढ़ा भी घर में बन सकता है, तो उस काढ़े का चाय की जगह दिन में 2-3 बार प्रयोग करने से भी हम अपनी इम्यूनिटी को ठीक रख सकते हैं। एक निश्चित रूप से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हम लॉकडाउन में हैं, घरों में हैं, परिवार के साथ में हैं, तो इसको एक मौके के रूप में एक लेना चाहिए। परिवार के साथ रहें, उनके साथ अच्छा समय बिताएं, मन को खुश रखें। मन को खुश रहने से वही भोजन अमृत के रूप में परिवर्तित होता है। मन यदि खुश नहीं है, यदि हम गुस्से में हैं या ऐसा कुछ मन विषाद युक्त है, तो वही भोजन अपने शरीर को लगता नहीं है। इसलिए मन को खुश रखने के तरीके भी खोजें और अपने मन को लगातार खुश रखने के लिए परिवार के साथ समय बिताएं। जी हाँ, खासकर लॉकडाउन में जैसा बढ़ गया है तो एक एंग्जाइटी जो लोगों में आ गई है जी, उससे वो भी एक चुनौती बन रहा है, तो उसके लिए क्या खास करें? इसीलिए जैसे एडवाइजरी में आपने देखा होगा, मैंने बताया कि प्राणायाम, ध्यान वगैरह, थोड़ा सा प्राणायाम, योग जो है ना, वो एंग्जाइटी से बचाता है। आप वेबसाइट पर जाकर के हमने इसके कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं लॉकडाउन में करने के लिए। स्ट्रेस रिलीफ के लिए क्या करना, उसके भी कुछ वीडियोस जारी किए हैं, तो वो एक बार देखने चाहिए यदि अनुकूलता हो तो। लेकिन कुल मिलाकर के व्यायाम, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा ध्यान, थोड़ा शवासन, ऐसी चीजें करने से एंग्जाइटी में से बाहर आ जाते हैं। जी, महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं सुरेश जी। हेलो हेलो जी, सुरेश जी।
स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे दोनों सवाल है सर जी। हेलो, एक सवाल है, जैसे सर अभी इटली में रिथेरा कंपनी में एंटीबायोटिक सर एंटी में आयुर्वेदिक जैसे सर। सुरेश जी, आपसे निवेदन है कि आप पहले अपने जो रेडियो है ना उसका वॉल्यूम बंद कर दें। ठीक है, बंद किया सर। हेलो जी, अब सवाल पूछे। इटली में जैसे एंटीबायोटिक रिथेरा नाम दवा पूछा कि सर अगर एंटीबायोटिक मगर अदरक लहसुन और हल्दी का इसी साथ में चूड़ मिला के सर ले तो कहाँ तक एंटीबायोटिक में काम करेगा सर? और एक सवाल और है, अगर कोरोना वायरस जैसे जो में तो तुलसी और नीम के छाल का अगर पीपल के छाल का रस का अगर सर्विस किया जाए तो मतलब कितना तक कागज देगा डॉक्टर से? जो सवाल है मेरा। आपका जो सवाल है ना उसमें आपने 2 नुस्खे बताए। एक्चुअली मैं आपको ये मजे की बात करूं कि हमने हमारी वेबसाइट पर, आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर हमने क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बनाया। लोगों को आह्वान किया कि आप अपनी ओर से बताइए कि इसमें क्या चीज काम कर सकती है। हमें 3700 ऐसे नुस्खे मिले, लोगों ने बताया। तो इसमें क्या है कि हमारे पास, हमारे राष्ट्र में हजारों वर्षों की जो धरोहर है उसके कारण हमारे पास खुद की विजडम है। हम उसके आधार पर बहुत सारी चीजें अभी उस विजडम के माध्यम से ऐसा सोचते हैं कि ये शायद काम करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ शायद काम करेगी करके हमें इस प्रकार की चीजों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए कि ये लोगों को बताने से बचना चाहिए कि जिसके पीछे हमारे पास कोई लॉजिक न हो, है ना। जैसे हमने ये आपको एडवाइजरी के बारे में बताया, उसके पीछे लॉजिक है कि वो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाते समय वो ये भी करते हैं कि आपके स्वास्थ्य को ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन इसको किसी नुस्खे के रूप में हमने परिवर्तित नहीं किया कि उसके लिए लॉजिक चाहिए, विज्ञान चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण जनरेट करने के लिए हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। जब तक ये न करे तब तक इस प्रकार के नुस्खे जो कोई भी बताए तो तुरंत मानना नहीं चाहिए। जी वैद्य जी, अगर ये तो हमारी आपकी आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर ये सब जानकारी उपलब्ध है, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है जिस पर लोग संपर्क करके जान सकते हैं कि ये जो नुस्खे बताए जा रहे हैं वो सही है लेना कि नहीं? जी, हमने क्या किया है कि हम हमारे सोशल मीडिया और वेबसाइट को ही इसको मुख्य माध्यम बनाया है, और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सब पर। लेकिन हमारा अभी हेल्पलाइन नंबर हमने शुरू नहीं किया, क्योंकि आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है और मैं इस पर जरूर तुरंत कुछ करूंगा। जी, और संजीवनी जो ऐप है उससे भी फायदा मिलेगा जानकारी? नाम आयुष संजीवनी है जी, आयुष संजीवनी। और उस एप्लीकेशन में हमारे साथ संपर्क करने के इसमें वो प्रोविजन है कि जिनके फोन में ये एप्लीकेशन हो, दे कैन कॉन्टेक्ट अस, हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। और उस आयुष संजीवनी के अंदर ये सब चीजें जो मैंने अभी बताई, वो सब चीजें उसके अंदर है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस है, उसके अंदर वीडियोज भी हम रखने के लिए लगातार प्रयत्नशील है, इसको डायनेमिकली लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। आपको आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का पता होगा, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के अंदर आयुष की जो गाइडलाइंस है उसके वीडियोज उसके अंदर भी है, उसको भी देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य राजेश जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और अपने सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और बस अंत में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे धैर्य की परीक्षा है, जिसमें हमें कोई चूक नहीं करनी है, पूरी तरह उत्तीर्ण होना है, लॉकडाउन का पालन करना है, पूरे नियमों का पालन करना है, ताकि हम इस चुनौती से पार पा सकें। इसके साथ ही प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम यही संपन्न करने की। कल फिर उपस्थित होंगे इसी समय पर। नमस्कार। कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।